वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो है प्रत्येक शिफ्टों के बाद आपके जीके और मैथ के जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ क्वेश्चन के जो है 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 22 नवंबर के शिफ्ट 1 के बाद के हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न वितरण का माध्यिका यानी कि मीडियन निकालने के लिए आपका बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या दिए गए, यहाँ पर कुछ संख्या दिए गए। तो माध्यिका निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, यानी कि तरीका क्या होता है। तो जो भी संख्याएं दी गई है उन्हें सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 11, 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद आपके कौन से है, 16 है, फिर आपके 19 है, फिर उसके बाद आपके 22 है, फिर उसके बाद आपके 22, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर 22, फिर 25, आपके 22 है, 25 है, 27 है, फिर आपके यहाँ पर 34 है। तो टोटल कितनी संख्या है, तो 3 3 6 2 8 है। तो टोटल संख्या है 8 है। 8 में से हमें क्या करनी होगी, बीच की संख्याएं निकालनी होगी। तो बीच की संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ पर 2 3 संख्याएं अलग, यहाँ पर 3 संख्याएं अलग, यानी कि बीच की जो संख्या आएगी ये इन दोनों के बीच में आएगी। यानी कि 19 और 22 के बीच की संख्या कौन सी होगी, तो 20.5 यानी कि 20.5 आपका माध्यिका आएगी। अगर आप डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे। तो 19 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 41। टोटल कितने संख्याएं, 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20.5। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना जानते तो इस तरीके से माध्यिका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचता हूँ और इस सौदे में 124% का लाभ प्राप्त करता हूँ तो इसे 572 रुपये में बेचने पर मेरा लाभ या फिर हानि कितने प्रतिशत का होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वस्तु को बेचा कितने में गया, तो 1232 रुपये में बेचा गया और कितने का लाभ हो रहा है, तो 124% का लाभ हो रहा है। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि 100% वाले सामान को 124% के लाभ पर, कितने पर, 124% के लाभ पर, यानी कि कितने में बेचा जा रहा है, तो 100 + 124 यानी कि 224% में बेचा जा रहा है। तो हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ जाएगा। तो पहले से 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 25 से चला जाएगा, यहाँ पर आपका 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 यानी कि 56 से ये चला जाएगा। तो यहाँ पर 56 से काट के देखेंगे तो आपका यहाँ पर 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, 8 3 11 यानी कि 56 दूनी 112। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 यानी कि 550 आपका क्या आ गया, 550 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। तो बोला जा रहा है कि अब 550 रुपये वस्तु वाले को कितने में बेचा जा रहा है, 572 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 550 रुपये के सामान को अगर 572 में बेच रहा है तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, तो 572 - 550 करेंगे यानी कि 22 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत हमें निकालना है तो तुलना किससे करेंगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य आपका 550 रुपये और हमें क्या चाहिए, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। क्यों प्रॉफिट परसेंट आएगा, क्योंकि जितना सीपी था यानी कि क्रय मूल्य था उससे अधिक में बेचा जा रहा है यानी कि लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट परसेंट ही आएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर से 0 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 11 बार में, ये आपका 2 बार में चला जाएगा। 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 2 दूना आपका कितना हो जाएगा, 4% यानी कि 4% आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल यस है और दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाने वाले वर्ग का यानी कि बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a/s का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो आपसे एक तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले क्या है, एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना दिया गया है, यस, और यहाँ पर से इसके जो है सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर मान लीजिए कि सभी ये मध्य बिंदु,
इनको क्या कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। तो आपस में मिलाने पर अंदर भी जो बनता है वो क्या बनता है, वर्ग बनता है। और इसका एरिया कितना दिया गया है, ए दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ग के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाकर अंदर वर्ग बनाया जाता है तो इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल ये छोटे वाले वर्ग का होता है। यानी कि अगर मान ले कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इसका आधा ये अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 1 यूनिट होगा। यानी कि यस का मान हम लोग, ए का मान हम लोगों ने कितना माना कि 1 क्षेत्रफल है, 1 यूनिट क्षेत्रफल है, और यस का कितना माना कि 2 यूनिट क्षेत्रफल है। तो कितना हो जाएगा आपका 0.5, ये आपका ए बाई यस का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6400 रुपये की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया है और यह राशि 2 वर्षों में 7056 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर जब आपसे रेट पूछा जाए तो और इस तरीके से आपका प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ रहे, और आपका समय भी दिया हुआ रहे यानी कि टाइम भी गिवन हो, तब आपसे रेट पूछा जाए तो इस तरीके से निकाला जाएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट बाई प्रिंसिपल। 2 साल है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अंडर रूट। अगर 3 साल रहता तो क्यूब रूट, 4 साल रहता तो फोर्थ रूट, जितने साल रहता उस तरीके से रूट यहाँ पर किया जाता। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितने रुपये है 2 साल का, तो 7056 रुपये है, और मूलधन आपका कितना है 6400 रुपये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो कट रहा है उसे काट लेंगे। 16 से कट रहा है तो 16 चौक 64, ये 400 बार में 16, यहाँ पर 16 चौक 64, 6 16 चौक 64, 1 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। यानी कि ये जो आपका आता है 1 साल का अमाउंट यानी कि 1 ईयर अमाउंट है, और ये आपका क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है। यानी कि 1 साल में 20 यूनिट की कोई राशि पर 1 यूनिट का ब्याज लगकर हुआ राशि कितनी हो जाती है, तो 21 यूनिट हो जाती है। यानी कि ब्याज कितने का लग रहा है, 20 यूनिट से 21 यूनिट हो रही है, यानी कि ब्याज 1 यूनिट का लग रहा है। हमें क्या चाहिए, रेट परसेंट चाहिए। तो हमें तो पता चलेगा कि कितना जो है ब्याज लग रहा है, तो 1 यूनिट का रेट परसेंट निकालना है यानी कि ब्याज दर निकालना है। तो हमें तुलना किससे करना होगा, ब्याज को प्रिंसिपल यानी कि मूलधन से। तो मूलधन आपका कितना था 20 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। 20 से 100 काटेंगे 5 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका ब्याज दर कितना आ गया, तो 5% आपके ये ब्याज दर आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये जो आपके क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन है। ग्राफ में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दिया गया कि 2012 में सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। यानी कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों में कितने कितने छात्र ने दाखिल लिए यानी कि प्रवेश लिए हैं अलग अलग विषयों में, उनकी संख्या दी गई। जैसे कि यश1 आपका क्या, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है, उसके कितने छात्र प्रवेश लिए, तो 96। उसी तरीके से यश2 आपका मनोविज्ञान है तो आपके कितने लिए, 84 यानी कि 84। यश3 आपका इतिहास है तो 160। यश4 आपका राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस है तो 120। यश5 आपका समाज शास्त्र यानी कि सोशल साइंस आपका कितना 125 है। इस तरीके से ग्राफ में दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में छात्रों की कुल संख्या और इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के छात्रों की संख्या निकालेंगे, यानी कि ये दोनों का हमें योग चाहिए, यानी कि यश1 और यश2 का योग चाहिए। तो कितना हो जाएगा योग, 96 और 84 है। तो योग आपका 9 और 17, 6 4 10, यानी कि आपका कितना हो गया 180 छात्र हो गए। बाकी ये जो है तीनों विषयों का फिर हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, इतिहास का, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का। तो टोटल योग यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर इकाई अंक पहले 5, 12 12 24 और 16 आपके कितने हो गए 40। तो तुलना किससे करना है, 180 का तुलना हमें 405 से करना, और वैल्यू किस में चाहिए, प्रतिशत में, तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो आपका 5 8 40 और 1 81 बार में चला जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये 9 बार में, 9 दूनी 18, 20 बार में।
तो 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400/9, यानी कि डिसिमल में अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 44.44%, इतना आपका आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किस तरीके से निकाल लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 100/9 बराबर कितना होता है 11.11। 400 है, 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना होगा, यानी कि 44.44% आएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं, विषम संख्या आपका क्या होता है ऑड नंबर होते, यानी कि विषम संख्या है। फिर बोला गया कि पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुना करें। इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या हम लोग पहले लिख लेते। तो आपका कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 3, 3, 6, 23 आपके हो गए। 3, 3, 6, 3, 9, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 17, यहाँ पर आपके 19 छूट गए। तो 17, 2, 19, 21 आपके 23, तो टोटल कितने हो गए 10 संख्याएं हो गए। फिर जो हमें क्या करना है, पहली 2 संख्याओं को हमें यहाँ पर पहले हटा देना है। फिर क्या करना है, ये जो बची 8 संख्याएं हैं उनके औसत में क्या बोला जा रहा है कि सभी संख्या में 3 गुना करेंगे। यानी कि अगर हम लोग इसका औसत निकालें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर सभी संख्याओं में 3 का गुना करेंगे तो औसत में ही औसत आपका क्या होता है, औसत ऑटोमेटिकली आपका 3 से गुना होता है। यानी कि अगर इसका औसत निकाल ले, उसका 3 गुना कर दे तो असल में इस जो सभी संख्याओं का 3 से गुना किया जाएगा, असल में उसका औसत आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते, ये जो 8 संख्या है उनका औसत निकाल लेते। तो औसत निकालने से पहले इनका योग निकालेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, तो 11, 9, 20, फिर आपका 17 और 19 आपके कितने हो गए 30, 23 और 17 भी आपके 40, सॉरी ये आपका 40 है, इधर भी 40, 40, 80, 80 अब 20, 100 और आपकी कितने हो गए 128। कितने टोटल कितनी संख्याएं 8। डिवाइड करेंगे, हमें क्या चाहिए 3 गुना औसत चाहिए, तो 3 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 8 से पहले काटेंगे तो 8, 1 आपका 16, तो 16, 3, 48 आपकी ये क्या आ गई, बची हुई 8 संख्याओं का नया औसत आ गया। और ये जो बची हुई संख्या है उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 12, और इनका औसत कितना हो जाएगा, टोटल 2 संख्या है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। यानी कि 8 संख्याओं का औसत कितना था 48, बची हुई 2 संख्याओं का औसत कितना है 6। अगर हमें ओवरऑल औसत चाहिए तो क्या करेंगे, संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 2, हल करेंगे आपके कितने आ जाएंगे 48 दूनी 96 दूनी 192 प्लस 6 दूनी 12, आपके कितने हो गए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये आपका 1 आएगा। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6, तो 192 और 6 आपके कितने हो गए 198 बटा टोटल यूनिट का सम कितना हो जाएगा 4, 1, 5, 5 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 5, 3, 15, 5, 9, 45, 5, 6, 30, यानी कि 39.6 आपका ओवरऑल औसत आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में क्या दिए गए, यहाँ पर ग्राफ में बोला जा रहा है कि पाई चार्ट में उन खिलाड़ियों का बंटन यानी कि बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है डिग्री के आधार पर जो 5 खेल ए बी सी डी और ई खेलते हैं, या मानते हुए कि प्रत्येक खिलाड़ी केवल एक ही खेल खेलते हैं। तो अलग तरीके से यानी कि ए वाला खेल जो है 72 डिग्री वाले लोग खेलते हैं, 108 डिग्री बी वाले खेल खेलते हैं, और 54 डिग्री जो है सी वाले खेल खेलते हैं। इस तरीके से डिग्री में ग्राफ में दिया गया। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि खेल सी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 162 है तो खेल ए और ई खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि खेल सी में 162 खिलाड़ी खेलते हैं और खेल सी का जो है कितना डिग्री से दर्शाया गया, तो 54 डिग्री, यानी कि 54 डिग्री का वैल्यू कितने खिलाड़ी के बराबर है, तो 162 खिलाड़ी के बराबर है। यानी कि अगर 54 से काटे तो कितने बार में चला जाएगा, 4, 3, 12, 3 बार में चला जाएगा।
यानी कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 डिग्री का वैल्यू 3 छात्र आ गए, यानी कि 3 खिलाड़ी आ गए। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, 3 खिलाड़ी। पूछा क्या जा रहा है, ए और ई के खिलाड़ियों का अंतर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग डिग्री का अंतर निकाल ले तो फिर हम लोग क्या निकाल पाएंगे, आसानी से खिलाड़ियों का अंतर भी निकाल पाएंगे। तो डिग्री में अंतर कितना है, ए और ई का, ए 72 है, ई 90 है। डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 और 72 का, तो 90 और 72 का डिफरेंस 18 डिग्री होगा। तो अगर 1 डिग्री का वैल्यू 3, तो 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, यानी कि 54 खिलाड़ियों का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 थी और इसकी पैकेजिंग और खुदरा विक्रेता को इसकी शिपमेंट पर 20% खर्च किया गया था। निर्माता ने 50% का लाभ कमाया जबकि खुदरा विक्रेता ने 20% के हानि पर इसे ग्राहक को बेचा। तो खुदरा विक्रेता ने यह वस्तु को किस मूल्य पर बेची थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निर्माण लागत कितनी आई थी। निर्माण लागत यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 24,000 रुपये था। फिर उसे क्या किया गया, उसे शिपमेंट पर यानी कि जहां उसे पहुंचाना तो उस पर पहुंचाने में उसे कितना खर्च आया, तो 20% का खर्च आया। यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5, यानी कि 5 यूनिट के कोई वस्तु पर 1 यूनिट का शिपमेंट खर्च आया, यानी कि उसका खर्च अब जो है कितना हो गया 6 यूनिट टोटल। फिर बोला गया कि उस पर क्या किया जाता है, 50% के लाभ में बेचा जाता है, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/2, यानी कि 2 यूनिट के वस्तु पर 1 यूनिट के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि उसे कितने में बेचा जाता है 3 यूनिट में बेचा जाता है। अभी तक यहाँ पर आपका क्या आ गया कि उस वस्तु को उस निर्माता तक पहुँचने में उसकी लागत फिलहाल इतनी आई, लेकिन निर्माता यानी कि खुदरा जो विक्रेता है फिर उसे कितने में बेच देता है 20% के हानि में, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/5, यानी कि 5 यूनिट की कोई वस्तु को 1 यूनिट के हानि यानी कि 4 यूनिट में बेच देता है। तो हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, खुदरा विक्रेता का किस यानी कि किस मूल्य पर उस वस्तु को बेचा गया वो वस्तु का मूल्य आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर से 5 दूना 10, 10 से 1 शून्य चला गया, 5 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 25 अठी 40, 280 रुपये। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, पहले तो इकाई अंक शून्य आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 है 8 है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। हल करेंगे इकाई अंक चेक करेंगे क्योंकि 0 के बाद जो है यहाँ पर 6 यहाँ पर 0 है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 6 आएगा या 0। तो गुना करेंगे 8, 8 छक कितना हो जाएगा 48, 48 इकाई अंक 8, 8 तिया 24, 24 4 चक 16, यानी कि 0 के पहले फिर क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पर क्या है फिर से 0 है, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कितना आएगा आपका 34,560 रुपये आएगा। अगर आप इस तरीके से इकाई अंक नहीं निकालना जानते तो आप डायरेक्ट गुना करके चेक कर लीजिएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तूफान के दौरान हवा की गति 10⁵ मिलीमीटर प्रति सेकंड है। हवा में निलंबित धूल के कण को 1 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना सेकंड समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या निकालना है, समय, यानी कि टाइम बराबर तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बाई आपका क्या होता है स्पीड होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो हमें क्या चाहिए, समय ही चाहिए। तो टोटल दूरी कितना है 1 किलोमीटर, लेकिन चाल किस में दिया गया है, मिलीमीटर प्रति सेकंड में दिया गया, यानी कि हमें दूरी भी मिलीमीटर में चेंज करना होगा। तो पहले किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो कितना से गुना करेंगे 1000 से। मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते। फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो ये दूरी जो आपकी अब किस में चेंज हो गई, मिलीमीटर में चेंज हो गए। आपको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर आपके कितने होते हैं 1 मीटर होते हैं, और आपका 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर होता है। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, यही मैंने आप यहाँ पर लगाया है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपकी मिलीमीटर में आ गई, और चाल आपका कितना है 10⁵ मिलीमीटर है। हल करेंगे आपका सेकेंड में समय आ जाएगा। तो यहाँ पर 10⁵ यानी कि 10 पर कितना हो जाएगा 5, यानी कि 1 पर 5 शून्य। तो यहाँ पर 10⁵ से 5 शून्य काट देंगे, 3 शून्य यहाँ 2 शून्य, यानी कि आपका बच कितना गया 10, यानी कि कितना समय लगेगा, तो 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 महीने में अपना आउटलेट खोलता है। यह देखा गया कि शनिवार और रविवार के दिनों के लिए उसकी कुल औसत बिक्री जो है 300 होती है और शेष 5 दिनों के लिए कुल बिक्री का औसत जो है कितना है, 200 है। तो शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने में पाया गया कि कुल बिक्री जो है 7,000 थी। तो वह महीना निम्नलिखित में से कौन सा था? फरवरी था, यानी कि 28 या फिर 29 दिन का महीना था। अप्रैल आपका कितना हो जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि कितने दिन का? 30 दिन का था। मार्च यानी कि 31 दिन का, या फिर जनवरी यानी कि 31 दिन का। तो यहाँ पर तो हम लोग बोल सकते कि 2 गो, ये ऑप्शन कभी भी आपके 31 क्योंकि 31 दिन 2 बार आपका अगर 31 दिन आता है तो आप तो 2 ऑप्शन नहीं लगा सकते, यानी कि 2 ऑप्शन ये दोनों को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर 31 दिन आता है, यहाँ पर 31 दिन आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 31 दिन आएगा तो 2 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे? मार्च मारिएगा या जनवरी? तो ये आपका आंसर शायद ही हो सकता है, बाकी आपका चेक करने पर यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि जो दिन शुरू किया गया, यानी कि जो आपका महीना शुरू किया गया वो शनिवार से शुरू किया गया, यानी कि महीने में शनिवार और रविवार कितने बार आएंगे? तो आपके 4 बार, 4 1 5 बार, यानी कि 5 बार शनिवार और 5 बार रविवार आएंगे, यानी कि टोटल जो है 10 दिन आपके शनिवार और रविवार होंगे। और शनिवार और रविवार का कुल औसत बिक्री कितने का होता है? 300 का। अगर हमें कुल बिक्री निकालना है तो क्या करेंगे? 300 से गुना करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से? 3,000 रुपये। यानी कि शनिवार और रविवार मिला के कितना कुल बिक्री हुई? 3,000। लेकिन कुल महीने का बिक्री यहाँ पर कितना दिया गया? 7,000। तो अगर हमें बाकी बचे दिन का, शेष बचे दिन का अगर बिक्री निकालना है तो क्या करेंगे? 7,000 माइनस 3,000, यानी कि कितना आ जाएगा? 4,000। और 4,000 जो है, 4,000 इतना टोटल कमाया किस दिनों में? यानी कि बचे 5 दिनों में कमाया है। जो भी सप्ताह में 5 दिन बचते उन दिनों में कमाया है। तो बचे जो है 5 दिनों का औसत कितना कमाता था? 200 रुपये। तो अगर 200 से डिवाइड कर दे तो वो जो है दिन, बाकी बचे दिनों की संख्या आ जाएगी। तो हल करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 दिन। तो यहाँ पर आपके 20 दिन हो गए, यहाँ पर आपके 10 दिन, यानी कि टोटल कितने दिन हो गए? 20 और 10 30 दिन हो गए, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? 30 दिन वाले महीने का होगा। तो कौन सा आंसर होगा? 30 महीने वाला एक ऑप्शन, यानी कि अप्रैल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और ये जो है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।